नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि हम YouTube के माध्यम से जनरल साइंस जो है वो टॉपिक्स लगातार पढ़ रहे हैं जो आपके विभिन्न एग्जाम्स में काम आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्लासों को लगातार देख रहे हो और उससे आपको बहुत ही बेनिफिट भी हो रहा है। जैसे कि कमेंट्स के द्वारा मेरे को भी पता चल रहा है बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि मेरा ये बताया हुआ जो मिशन है जो उसमें मैं कामयाब होऊंगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो जनरल साइंस का है वो है प्रकाश, लेंस, प्रकाश की घटनाएं, प्रकाश की घटनाएं और लेंस की शब्दावली, लेंस की शब्दावली। इन टॉपिक्स पर हम अब चर्चा करने वाले हैं। प्रकाश, लेंस, प्रकाश की घटनाएं और लेंस की शब्दावली। तो सबसे पहले हम प्रकाश के संबंध में बात करते हैं। प्रकाश, तो एक्चुअल में प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। तो इसमें से आपको अभी तक जो पेपर में पूछा हुआ है उस चीज़ पे फोकस करें। तो आपसे पूछा हुआ है प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो सीधा सा उत्तर है इसका कि प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा है। ऑप्शन में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है तो उसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। इसी तरह से आपसे पूछ ले कि प्रकाश का प्रकृति में एकमात्र स्रोत, प्रकृति के अंदर एकमात्र स्रोत क्या है? तो आंसर होगा सूर्य। तो ये थोड़ा सा प्रकाश से संबंधित था। अब बात कर लेते हैं कि प्रकाश जो है वो सूर्य से आता है, वो किस रूप में आता है, उसके सिद्धांत क्या है। तो प्रकाश के सिद्धांत, प्रकाश के सिद्धांत। जनरल साइंस के अंदर प्रकाश के सिद्धांत ये पूछे जाते हैं कि किस रूप में प्रकाश जो है पृथ्वी पर आता है। तो वो सिद्धांत है किस वैज्ञानिक ने दिए, ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत। तो प्रकाश जो है वो कणिकाओं के रूप में आता है। ये सिद्धांत देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे न्यूटन। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद रखना है न्यूटन ने दिया। दूसरा सिद्धांत की अगर हम बात करें तो दूसरा सिद्धांत आता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने, हाइगेंस ने दिया था। इसी तरह से एक प्रकाश का सिद्धांत और है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अगर बात करें प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की तो इसे सिद्धांत को दिया था मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इस व्यक्ति ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और प्रकाश का जो चौथा सिद्धांत है वो दिया हुआ है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का
क्वांटम सिद्धांत। और ये सिद्धांत जो है वर्तमान में प्रचलित है। प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो मैक्स प्लांक ने दिया था। मैक्स प्लांक। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इस सिद्धांत के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है। क्वांटम्स ये क्या चीज़ है इसके बारे में भी बताया गया है। और इसके बारे में आइंस्टाइन ने कहा है कि जो ये पैकेट्स होते हैं प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं। प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स या मंडल के रूप में होता है। पैकेट्स या मंडल के रूप में होता है और इन पैकेट्स को क्वांटम कहते हैं। इन पैकेट्स को क्वांटम कहते हैं, जिन्हें आइंस्टीन जो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, साइंटिस्ट है, इन्होंने फोटोन नाम दिया। आइंस्टीन ने इन्हें फोटोन का तो ये मुख्य रूप से जो है प्रकाश के प्रमुख सिद्धांत है। कणिका सिद्धांत दिया न्यूटन ने, तरंग सिद्धांत दिया हाइगेंस ने, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया मैक्सवेल ने या जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, क्वांटम सिद्धांत दिया मैक्स प्लांक ने। और क्वांटम क्या होता है कि प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, इन पैकेट्स को ही क्वांटम कहते हैं। और आइंस्टाइन इन पैकेट्स को या इन क्वांटम को क्या बोलता है, फोटॉन बोलता है। तो ये प्रकाश के सिद्धांत है, सीधे सीधे नाम से ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम प्रकाश की जो घटनाएं हैं उनसे रूबरू होते हैं। प्रकाश की घटनाओं की बात करें तो सबसे पहले प्रकाश की घटना जो है वो है परावर्तन। परावर्तन परावर्तन की बात करें तो इसे रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। शाब्दिक अर्थ देखूं इसका तो आपको याद रखना है लौटना। लौटना प्रकाश का परावर्तन जो है वो क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण का लौटना उसी माध्यम के अंदर। तो सबसे पहले हम जो काम में लेंगे शब्दावली इस परावर्तन को समझने के लिए, तो उस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आती है आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है, तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें। किसी भी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरण निकलती है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। दूसरा होता है, इसके अंदर आएगी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जब आपतित किरण किसी तल से टकराकर पुनः लौटे तो लौटने वाली किरण जो है वो क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण कहलाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम समझ लेते हैं कि परावर्तन होता क्या है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि परावर्तन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है लौटना, यानी प्रकाश की किरण किसी तल से टकराई और फिर वापस उसी माध्यम के अंदर वापस लौट आई।
तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन जो है वो भी इसका इंग्लिश वर्जन है। तो अब हम समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से कि भी कैसे होता है। मान लीजिए ये कोई तल है, ये तल है जिसके आर पार प्रकाश की किरण नहीं जा सकती, तो ये तल है, तल बोल दो, या कोई पृष्ठ है। जब प्रकाश की कोई किरण इस तल से टकराती है, जैसे ये टकराई, टकराने के बाद में उसी माध्यम में ये वापस लौट आती है। इधर से ये आई और ये इधर मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से ये लौट के आई। और अगर हम बात करें इसमें, मनदीप थोड़ा देखना यार इसको, हो गया सही, सेट हो गया। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इसमें, ये जो प्रकाश की किरण है जिस किसी स्रोत से आ रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। जो किसी तल से टकराकर वापस जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इस तल पर खूब सारी आएगी। हमने एक किरण को आधार मान के इस क्रिया को या परावर्तन को समझने का प्रयास किया है। अब देखिए वो स्थान जहाँ पर दोनों किरणें एक स्थान पर आकर मुड़ी है, उस स्थान पर अगर 90 डिग्री का कोण बनाया जाए या एंगल खींचा जाए तो इसे बोलेंगे अभिलंब, अभिलंब। अब आप एक चीज और गौर करिए इसमें कि इस अभिलंब के सापेक्ष जो आपतित किरण है ये भी कोई न कोई कोण बनाती है, इसे हम नाम दे लें I, और अभिलंब के सापेक्ष परावर्तित किरण भी कोण बना लेती है, इसे कह देते हैं हम R। तो एक्चुअल में ये जो दोनों कोण है इनके नाम भी होते हैं, जैसे इसको बोल देते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और इस कोण को नाम दे देते हैं, वो कह देते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब एक्चुअल में जो आपके डायग्राम दिख रहा है ये परावर्तन की घटना है, और मनुष्य को जो दिखाई देता है वो इसके कारण ही दिखाई देता है। अगर आपको पूछ ले कि मनुष्य को दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना है, मनुष्य को दिखाई देना, मैंने बड़ा बड़ा अक्षर इसलिए लिखा ताकि आपका ध्यान है यहाँ पर रहे। और ये घटना जो पढ़ रहे हैं ये है हमारी परावर्तन। तो अब आप देखिए इसके अंदर इस परावर्तन को कैसे समझें कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में किसी तल से टकराती है, टकराने के बाद में पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं परावर्तन के नियम। और परावर्तन के नियम की बात करें तो दो नियम हैं मुख्य रूप से इसके। तो देखिए उस नियमों को समझने के लिए हम थोड़ी सी थ्योरी है वो लिखेंगे इसमें परावर्तन के नियमों की। और उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला है आप देखिए आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, कोई नई बात नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो नियम हो जाएंगे। ये एक ही तल के ऊपर हैं, तो आप याद रखोगे आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल पे, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा आपतन कोण व
परावर्तन कोण बराबर, तो आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों का बराबर होता है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। और तीसरा नियम क्या कहता है वो याद रखना है आपको। तीसरे नियम की बात करें तो क्या होगा, परावर्तित किरण की आवर्ती व चाल नहीं बदलते। ये परावर्तन का तीसरा नियम है। तो आपको सीक्वेंस में ये चीज़ें याद रखनी है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तीसरा परावर्तित किरण की आवर्ती और चाल नहीं बदलती। ये परावर्तन के 3 नियम हैं। परावर्तन की घटना को हम समझ चुके, और जैसे मैं रिपीट करूँ इसको, आपतित किरण जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो किरण है वो आपतित किरण है। ये किसी तल से टकराएगी तो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी प्रकाश की, ये घटना परावर्तन कहलाती है। पृष्ठ पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वो अभिलंब कहलाता है। अभिलंब के सापेक्ष आपतित किरण आपतन कोण बनाती है, परावर्तित किरण परावर्तन कोण बनाती है। अब नियम की बात करें तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। तीसरा, परावर्तित किरण की आवर्ती और चाल नहीं बदलते। ये परावर्तन के नियम हैं। अगली बात करें परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन के प्रकार की बात करूं तो परावर्तन के प्रकार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखें तो वो आता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और दूसरा जो आता है वो आता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। दोनों को समझने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि परावर्तन की घटना में जो होता है या तो होता है पृष्ठ या होता है तल। इसको ही आधार बनाकर ये दोनों परावर्तन जो है वो प्रकार बने हैं। नियमित परावर्तन में तल समतल और विसरित के अंदर तल जो होता है वो असमतल होता है। ये है दोनों ही तल या पृष्ठ। तो याद रखना आपको, ये इसमें तल तो होता है समतल और इसमें जो तल होता है वो होता है असमतल। असमतल। तो देखिए सबसे पहले हम जो है वो नियमित परावर्तन को समझे। ये अगर मैं अभिलंब पहले खींच दूं तो ये आपतित किरण है और ये हो गई परावर्तित किरण। तो इसके अंदर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। कोण आई बराबर में कोण आर, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये परावर्तन जो है वो नियमित परावर्तन कहलाता है। विसरित परावर्तन की बात करें तो अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण ये आई, आने के बाद में ये ऐसे चलेगी क्योंकि तल जो है वो समतल नहीं है। अगर आप इस पे अभिलंब खींचते हैं तो ये कोण का मान और ये कोण का मान जो है वो बराबर नहीं होता, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान नहीं होता। तो ये जो है विसरित परावर्तन कहलाएगा। इसमें कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर नहीं होगा। तो ये विसरित परावर्तन होता है और एक नियमित परावर्तन होता है। 2 प्रकार के परावर्तन होता है। परावर्तन के कारण ही मनुष्य को दिखाई देता है। तो परावर्तन के प्रकार भी पढ़ लिए हमने, परावर्तन की परिभाषा और परावर्तन के नियम पढ़ लिए। अब हम चर्चा करते हैं लेंस की। लेंस और प्रकार, इनको समझते हैं। आप अगर ध्यान से इनको सुनोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आसान चीज़ें हैं। तो लेंस जो होता है उसकी बात करें तो 2 प्रकार के लेंस होते हैं। एक होता है अवतल, एक होता है अवतल, और दूसरा लेंस जो होता है वो होता है उत्तल।
दो लेंस होते हैं। अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस को अपसारी भी बोलते हैं, अपसारी, या इसे कह सकते हैं कनकेव, कनकेव बोलते हैं। इसी तरह से उत्तल की बात करें तो ये जो लेंस होता है इसे अभिसारी कहते हैं, अभिसारी। शब्द दोनों अंग्रेजी वाले हिंदी वाले दोनों याद रखने हैं, अभिसारी, या इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो मुख्य रूप से लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, अपसारी या अभिसारी, कनकेव या कन्वेक्स। अब हम सबसे पहले जो है वो एक एक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तल लेंस और उसके प्रकार पढ़ेंगे। उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस की प्रकार की बात करें तो ये लेंस जो है वो कौन कौन से हैं, तो डायग्राम से भी समझेंगे और वैसे भी हम देखेंगे। तो उत्तल लेंस सबसे पहले होता कौन सा है, किनारे से पतले व बीच में से मोटे, वो लेंस जो है वो क्या कहलाएंगे, उत्तल लेंस कहलाएंगे। उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के हैं ये। सबसे पहला जो प्रकार है वो आता है उभयोतल, उभयोतल। उभयोतल की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में इसे डबल कन्वेक्स भी बोलते हैं, डबल कन्वेक्स। देखिए लेंस की अगर बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस जो होता है वो इस तरह का होता है, उत्तल लेंस ऐसे होता है। तो अगर हम डायग्राम से समझें तो किनारे क्या होंगे, पतले होंगे और बीच से क्या होगा, मोटा होगा। अब उभयोतल की अगर बात करें, उभय का मतलब होता है दोनों, डबल, यानी एक ऐसा लेंस जो दोनों ओर से क्या होगा, मोटा होगा, उभरा हुआ होगा। दोनों तल जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। तो ये क्या लेंस कहलाता है, वो कौन सा लेंस होगा, तो कहेंगे उभयोतल लेंस कहलाएगा। तो इसके अंदर अगर हम बात करें दूसरा प्रकार अवतलोतल होता है। दूसरा प्रकार अवतलोतल, यानी एक तल तो इसका क्या होगा, उत्तल होगा और एक तल इसका क्या होगा, अवतल होगा। कनकेवो कन्वेक्स बोलते हैं, कनकेवो कन्वेक्स। इस लेंस की बात करें तो ये दिखने में कैसे होगा, तो आपको याद रखना है, पहले अवतलो लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इस अंदर उभरा हुआ और फिर इस तरह की बनावट का होगा। इस तरह की जो बनावट के लेंस होंगे वो क्या होगा, अवतलोतल होगा। यानी एक साइड से क्या होगा, अवतल, और दूसरी साइड से कैसा होगा, उत्तल। ये दोनों साइडों से क्या होगा, उत्तल होगा। इधर से भी उत्तल और दूसरी साइड से भी उत्तल होगा। तीसरा जो प्रकार आता है वो है समतलोतल। तीसरा प्रकार आता है वो आता है समतलोतल, समतलोतल। समतलोतल, समतलोतल को अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो प्लानो कन्वेक्स बोलते हैं, प्लानो कन्वेक्स बोलते हैं। तो ये तीसरा प्रकार आ जाता है उत्तल लेंस का। इसके डायग्राम की अगर बात करें तो एक तल तो हो जाएगा इसका समतल और दूसरा इसका उभार वाला होगा। इस तरह की जो बनावट का लेंस होगा वो क्या कहलाएगा, समतलोतल कहलाएगा। तो इसमें एक साइड तो क्या हो जाएगी, समतल, समतल लेंस की होगी, और दूसरे साइड में जो होगी वो क्या होगी, उत्तल की होगी। तो आप याद रखोगे कि उत्तल लेंस कितने प्रकार का, तो उत्तल लेंस जो होता है वो 3 प्रकार का। सबसे पहले उत्तल लेंस की बात करें कैसा होता है, किनारे से पतला होता है और बीच से मोटा होता है, जैसे मैंने डायग्राम में बताया आपको। फिर उभयोतल यानी डबल कन्वेक्स, दोनों साइडों में क्या होगा, उत्तल होगा। अवतलोतल क्या होगा,
कनकेवो कन्वेक्स कहलाता है, जिसमें एक साइड जो है अवतल होगी और दूसरी साइड जो होगी वो उत्तल होगी। समतलोतल, एक साइड में समतल होगा और दूसरी साइड में उत्तल होगा। तो ये 3 प्रकार के उत्तल लेंस होते हैं। दूसरा जो प्रकार है लेंस का वो है अवतल लेंस। और अवतल लेंस की अगर हम बात करें, अवतल लेंस, तो ये किनारे से विपरीत हो जाएगा उत्तल के, किनारे से मोटा और बीच से पतला, तो वो लेंस क्या कहलाएगा, तो अवतल लेंस कहलाएगा, या कनकेव बोल देते हैं इसको, या अभिसारी भी बोल देते हैं इसको, अपसारी भी बोल देते हैं। तो ये बनावट के अंदर कैसा होगा, ये दिखने में इस तरह की बनावट का लेंस होता है, ये इस तरह का, किनारे से मोटा है और बीच से क्या है, संकरा है। तो ये लेंस क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। ये भी 3 प्रकार का है। उभयावतल पहला प्रकार आता है इसका, उभयावतल। उभयावतल वही बात है जो उत्तल की हमने पढ़ी थी। इसे भी डबल कनकेव बोलते हैं, डबल कॉनकेव बोलते हैं। जैसे ये डायग्राम बनाया हुआ है वो ही है एक तरह से। तो इसमें डायग्राम की बात करूं तो इस तरह का होगा, ये जो है दोनों तल जो होते हैं इसके, ये इधर वाला भी अवतल और दूसरी साइड से भी क्या होगा, अवतल होगा। तो ये कहलाएगा उभयावतल। समझ गए होंगे आप, डबल कनकेव कहलाता है ये। उत्तलावतल दूसरा प्रकार आता है इसका, उत्तलावतल। उत्तलावतल ये दूसरा प्रकार है, कन्वेक्सो कनकेव कहलाता है ये, कन्वेक्सो कनकेव कहलाता है। इस लेंस की अगर हम बात करें तो इसका एक तल जो होता है वो उभार वाला होता है और दूसरा धंसा हुआ होता है। अगर डायग्राम की बात करें तो ये इस तरह से होगा और दूसरी साइड जो होगी वो यूं धसी हुई होगी। ये इस तरह का डायग्राम बनता है इसका। देखने में लेंस जो है वो ऐसा दिखाई देगा। एक साइड जो होती है वो इसकी उत्तल होती है और दूसरी साइड जो होती है वो इसकी अवतल होती है। देखिए जो नाम पहले आया वो नाम का डिजाइन पहले बनता है इधर। जैसे अभी आपने इसमें अवतल अवतल, इसके अंदर देखिए अवतल वाला हिस्सा पहले है, ध्यान देना इस बात पे। तो ये आ गया उत्तलावतल। तीसरा जो प्रकार आता है वो है समतलावतल। तीसरा प्रकार समतलावतल, ये तीसरा प्रकार आता है अवतल लेंस का और इसे बोलते हैं प्लानो कनकेव। कनकेव बोलते हैं। डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर इस तरह का डायग्राम बनेगा इसका। एक साइड जो आएगी वो आएगी इसकी समतल और दूसरी साइड जो आएगी वो इसकी आएगी अवतल। तो ये मुख्य रूप से थे अपने लेंस के प्रकार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अवतल लेंस के जो प्रकार हैं और उत्तल लेंस के जो प्रकार है डायग्राम से आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और सबसे पहले हमने ये पढ़ा इसके अंदर कि भी परावर्तन क्या होता है, परावर्तन की घटना, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के नियम। फिर हमने पढ़ा लेंस और लेंस के प्रकार, 2 प्रकार के बताए, उत्तल और अवतल। और फिर उत्तल के भी प्रकार पढ़ लिए और अवतल के भी प्रकार पढ़ लिए। अब हम चर्चा करते हैं लेंस की शब्दावली की। लेंस की शब्दावली। तो
लेंस की शब्दावली की बात करूं तो सबसे पहले जो लेंस है वो होता क्या चीज़ है, तो लेंस खोखले गोले का एक हिस्सा होता है। तो सबसे पहला जो शब्द आता है वो क्या है, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं फिर भाषा समझेंगे हम इसकी। तो देखिए दोनों लेंस को देख लेते हैं, पहले उत्तल और अवतल दोनों को। तो ये मान लीजिए उत्तल लेंस का है और ये मान लीजिए अवतल लेंस का है। ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा उत्तल लेंस जो वाइट में दिखाया मैंने, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो ये वाइट वाला जो हिस्सा है वो आ जाएगा अवतल लेंस का, अवतल लेंस। ये तो बात होगी खोखले गोले के हिस्से के हिसाब से। अब हम बात करते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की अगर बात करें तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोले का जो केंद्र होता है, जैसे मान लीजिए इस गोले का केंद्र ये है, इस गोले का केंद्र ये है, ऐसे ही इस गोले का देखें तो ये केंद्र आता है, इस गोले का देखें तो ये केंद्र आता है। तो गोले का जो केंद्र होता है वही लेंस के लिए क्या करता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और प्रत्येक लेंस के अंदर दो वक्रता केंद्र होते हैं जिन्हें क्रम से C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं, C1 और C2 से। तो वक्रता केंद्रों को प्रदर्शित करते हैं C1 व C2 से। तो गोले का केंद्र ही लेंस के लिए वक्रता केंद्र कहलाते हैं। प्रत्येक लेंस के अंदर दो होते हैं जिन्हें क्रम से C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कि प्रथम वक्रता केंद्र यानी C1 कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो जिस ओर से प्रकाश आता है, जिस ओर से प्रकाश आता है, तो जिस ओर से प्रकाश आता है यानी यूज करेंगे सामने से प्रकाश आ रहा है तो उधर वाला जो होगा वो C1 है। यानी प्रकाश अगर इधर से आए तो ये C1 जो है वो प्रथम वक्रता पृष्ठ, C2 हो गया वो दूसरा। इसमें प्रकाश इधर से आ रहा है तो ये C1 और C2 हो गया। तो वक्रता के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष, अब हमारे को वो गोले के चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं, हम सीधा ही लिख सकते हैं C1 यानी ये पॉइंट C1 है और ये पॉइंट जो है मान लीजिए C2 है। तो C1 और C2, C1 व C2 को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष का आप समझ गए होंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो कहेंगे मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी तरह से तीसरा शब्द जो आता है वो आता है प्रकाश बिंदु। प्रकाश बिंदु या कह दें प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र, तो प्रकाश बिंदु या प्रकाश केंद्र इसको प्रदर्शित करते हैं O से। क्या होता है समझिए, मान लें ये है उत्तल लेंस और इधर हम मान लेते हैं साथ में अवतल लेंस, दोनों को साथ में लेके चलें अपने।
इनके बीच में ये जो है वो मुख्य अक्ष है। मान लीजिए अभी हमने बात करी थी, तो हम दोबारा से लिख लेते हैं इसको, मुख्य अक्ष। तो ये भी मुख्य अक्ष है और ये भी मुख्य अक्ष। प्रकाश बिंदु देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण इधर से आकर लेंस के अंदर को पार करते हुए दूसरी साइड में जाएगी तो विचलित होगी, मुड़ेगी। अगर प्रकाश की किरण लेंस के ठीक बीच में से मुख्य अक्ष को काटते हुए सीधी निकल जाए, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को काटते हुए लेंस के ठीक बीच में से सीधी निकल जाए बिना मुड़े, तो ये जो पॉइंट है जो मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित है, इधर अवतल लेंस की बात करें तो ये बिंदु जो है वो ही ओ कहलाता है, यानी प्रकाश बिंदु कहलाता है। तो बात करें प्रकाश बिंदु कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश बिंदु जो है वो मुख्य अक्ष पर लेंस के ठीक बीच में, लेंस के ठीक बीच में। दो बातें तो ये याद रखनी, क्योंकि ऐसे वाले प्रश्न आने हैं आपके, तो मुख्य अक्ष पर होता है और लेंस के ठीक बीच में होता है, जिसमें से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी गुजर जाए, तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, तो वो प्रकाश बिंदु कहलाएगा और इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर, जो इसकी शब्दावली है। जो चौथा पॉइंट आएगा वो आ जाता है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु जो होता है उसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। तो फोकस बिंदु को और समझ लेते हैं हम। फोकस बिंदु को समझने के लिए सबसे पहले कोई लेंस बनाना पड़ेगा। लेंस बनाने के बाद में उसमें मुख्य अक्ष खींचना पड़ेगा। ये है मुख्य अक्ष, मान लीजिए मुख्य अक्ष, और यहाँ जो पॉइंट आया था ये ओ है। समझ गए? अब वही बात करें, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आए, प्रकाश की किरण किसके समानांतर आए, मुख्य अक्ष के समानांतर आए, और अपवर्तन के बाद अब अपवर्तन के बाद में क्या होगा कि ये मुख्य अक्ष को काटते हुए कहीं से गुजरेगी, तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। जब अब हम इसको स्पष्ट लिखेंगे कि भी जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आए और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस भी बिंदु से काटते हुए गुजरे तो उत्तल या गुजरती हुई प्रतीत हो, यह होता है अवतल में। तो यही बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे फोकस बिंदु क्या चीज होती है। अब
प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई और फिर अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को काटते फोकस बिंदु जो है वो मुख्य अक्ष पर होगा और जो फोकस जो मुख्य अक्ष है उस पर से जहाँ से भी काटते हुए गुजरे वो पॉइंट ही क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु। इसे कैपिटल एफ से शो करते हैं। अब हमने ये चीज़ समझ रखी है, इसके साथ में हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, वो है फोकस दूरी। तो ये चीज़ अलग से समझ लेते हैं अपने, फोकस दूरी। फोकस दूरी तो इतना कॉमन सेंस आप रखते हो कि मैं अगर आपको कहूँ कि O से लेके F के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो कहेंगे फोकस दूरी कहलाती है और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप देखिए ये O रहा और ये F रहा, इसके बीच की जो दूरी होगी, ये बीच की दूरी जो होगी वो ही क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो आप आज जान चुके कि भी कौन कौन से बिंदु समझे हमने, वक्रता केंद्र समझा, मुख्य अक्ष समझा, फोकस बिंदु समझा और मुख्य अक्ष के बारे में भी हमने समझा और फोकस दूरी के बारे में भी हमने समझा। तो इस तरह से हमने आज जो है वो शब्दावली के मुख्य जो शब्द हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। बाकी का जो इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो इन पर फिर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या समझा, हम थोड़ा सा इसमें फास्टली दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और आज की क्लास को यहीं फिर विराम देंगे। तो सबसे पहले हमने जो समझा वो क्या था, तो देखिए सबसे पहले हमने शुरू किया था वो है परावर्तन। तो परावर्तन की अगर घटना की बात करें तो क्या होता है, परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। आपतित किरण क्या होती है, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जब आपतित किरण किसी तल से टकराती है, वो टकराने के बाद में जब लौटेगी तो उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। दूसरा हमने परावर्तन को समझा डायग्राम के द्वारा, जब किसी तल के ऊपर कोई किरण प्रकाश की पड़ती है तो वो वापस उस तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की ये घटना परावर्तन कहलाती है। फिर परावर्तन के नियम पढ़े हमने, साथ में ये पढ़ा कि प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण है वो आपतित किरण, अभिलंब के सापेक्ष जो कोण बनाएगी उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के सापेक्ष जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो पहला नियम होता है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा पढ़ा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तीसरा हमने पढ़ा परावर्तित किरण की आवर्ती और चाल नहीं बदलती, ये सीक्वेंस में है, आपको याद रखना है। जैसे मेंडल के नियम है सीक्वेंस में, वैसे ही सीक्वेंस में याद रखने हैं। मनुष्य को दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना का परिणाम है, तो आपको याद रखना है परावर्तन। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर परावर्तन के प्रकार, तो दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, तो पृष्ठ के आधार पर। जब समतल पृष्ठ हो तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं, जब तल समतल ना हो तो वो विसरित परावर्तन कहलाता है। यानी इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। विसरित के अंदर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा लेंस। लेंस दो प्रकार के, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल लेंस को अपसारी भी बोलते हैं या कनकेव बोलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं या कन्वेक्स बोलते हैं। उत्तल लेंस के प्रकार पढ़े, किनारे से ये पतले होते, बीच से मोटे होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है उभयोतल, जब तो दोनों तल जो है उभरे हुए हों। अवतलोतल, एक तल अवतल दूसरा उत्तल। फिर समतलोतल, एक समतल तल और दूसरा उभरा हुआ तल। अवतल लेंस किनारे से पतला होता है, किनारे से मोटा होता है और बीच से पतला होता है। ये भी तीन प्रकार का। उभयावतल यानी दोनों तल जो है वो अवतल के हों। फिर है उत्तलावतल, इसमें क्या होगा, एक तल उत्तल और दूसरा अवतल होता है। तीसरा हमने समतलावतल पढ़ा, एक तल समतल होगा और दूसरा अवतल का होगा। इसी तरह से हमने लेंस की शब्दावली पढ़ी। सबसे पहले लेंस जो है वो खोखले गोले का एक हिस्सा है। उस गोले का जो केंद्र होता है वही लेंस के लिए वक्रता केंद्र का कार्य करता है। प्रत्येक लेंस में वक्रता केंद्र जो दो होते हैं, एक इसे C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। जिस ओर से प्रकाश आता है उसे प्रथम वक्रता केंद्र कहते हैं और जिस ओर से प्रकाश अपवर्तित होकर निकलता है उसे दूसरा वक्रता केंद्र कहते हैं या C2 से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने मुख्य अक्ष को पढ़ा। C1 और C2 को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा, या कह सकते हैं वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, C1 और C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर पढ़ा प्रकाश बिंदु। मुख्य अक्ष के ऊपर लेंस के ठीक बीच में वो बिंदु जिसमें से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाए, वो बिंदु ही प्रकाश
बिंदु कहलाता है या प्रकाश केंद्र कहलाता है। फिर हमने पढ़ा फोकस बिंदु, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आए अपवर्तन के बाद जब वो मुख्य अक्ष को जिस भी बिंदु से काटते हुए गुजरे वो बिंदु कहलाता है फोकस बिंदु, और इसे कैपिटल एफ से शो करते हैं। फिर हमने इसी के साथ में पढ़ा फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रकाश बिंदु और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे ही फोकस दूरी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। आप अपना प्यार यूट्यूब पर यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद सभी का।